की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए तेजस्वी ने कहा, जनादेश हमारे साथ, हमें चुनाव आयोग ने हराया। बिहार में महाराष्ट्र होने के डर से नीतीश को सीएम बना रही बीजेपी। पैकेज का नहीं हो रहा कुछ फायदा, भारत में ऐतिहासिक मंदी। पंजाब में ट्रेनें नहीं भेजकर किसानों से बदला ले रही है मोदी सरकार। दोषी नहीं साबित हुए कई लोग जेल में हैं। अर्नब को 8 दिन में जमानत। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश यही है कि गोदी मीडिया से अगर पार पाना है, निजात पानी है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनपसंद सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को समर्थन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे प्रमुख खबर। पटना में आज महागठबंधन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता हमारे साथ है, हम हारे नहीं, जीते हैं और धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं। जनादेश महागठबंधन के साथ था, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में जब महागठबंधन बना था तब वोट हमारे पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए बैक डोर से एंट्री कर ली। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर हमलावर हुए और कहा कि जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, जबकि चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। तेजस्वी ने एक बार फिर से चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि 10 सीटों पर घालमेल किया गया है। पोस्टल बैलेट की गिनती पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के प्रकोष्ठ ने तमाम कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने से नहीं रोक सका है। आरजेडी नेता ने कहा कि चुनाव में एक और देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री पूंजीपति थे, लेकिन वे 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकामयाब रहे। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग की भूमिका और राज्य सरकार ने जिस तरह से नतीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उसको लेकर तेजस्वी यादव उत्तेजित हैं, नाराज हैं, खफा हैं और चुनाव आयोग पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कम से कम 10 सीटों पर रिकाउंटिंग हो ताकि उनकी सही स्थिति पता चल सके। वो मानते हैं कि इन 10 सीटों पर अगर ईमानदारी से काम हुआ होता, गिनती हुई होती, तो ये उनके पक्ष में जाते और जाहिर है कि अगर 10 सीटें उनके पक्ष में जाती तो चुनाव के पूरे परिणाम ही उलट जाते। महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता और एनडीए पिछड़ जाता। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत सारे राज्यों में हुआ है कि जिन राज्यों में जिसकी सरकार होती है उसका वो अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव नतीजों को प्रभावित कर लेता है। और यहाँ तो राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग केंचुआ उनकी जेब में। तो जाहिर है कि कुछ छेड़छाड़, कुछ खेल हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब तीर कमान से निकल चुका है और अब उन्हें कुछ और अपनी स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर कोई किसी को अब संदेह नहीं रह गया है, लेकिन सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव अगर आज ये कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, सरकार बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे दलों से संपर्क करके उनका सहयोग, समर्थन हासिल करें और जाहिर है कि जो एनडीए को सीट मिली है उनके मुकाबले अपना दावा बड़ा कर सके। खबरें हैं कि वो हम और वीआईपी पार्टी से संपर्क कर चुके हैं और एमआईएम तो उस समर्थन देने के लिए तैयार ही है, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन नहीं देगा। तो कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन इतनी ही और इससे ज्यादा कोशिशें एनडीए की तरफ से हो रही होंगी, बीजेपी की तरफ से हो रही होंगी, क्योंकि उसके पास धन भी है, धनबल भी है, सरकारी मशीनरी भी है, सीबीआई भी है, एनआईए भी है, ईडी भी है और तमाम तरह की एजेंसियां हैं। तो तोड़ फोड़ करने की जो ताकत है वो एनडीए में ज़्यादा है।
बजाय तेजस्वी के। लेकिन तेजस्वी को अपना हौसला बनाए रखना है, अपने विधायकों को, चुने हुए विधायकों को हौसला बनाए रखना है और ये भी देखना है कि महागठबंधन में किसी तरह की फूट ना पड़े। वो इंतजार करें धैर्यपूर्वक और ये जो कंट्राडिक्शन है नीतीश कुमार की पार्टी का और बीजेपी का, उसको थोड़ा आगे बढ़ने दें। उनमें आपस में टकराव उलझाव होगा, उनके एनडीए के अंदर अगर असंतोष पनपता है तो उसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है, महागठबंधन को मिल सकता है, इसलिए उन्हें इसका इंतजार करना चाहिए। अगली खबर भी बिहार से ही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन अब नीतीश के फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर वही सवाल खड़ा हो रहा है जिसकी चर्चा चुनाव के दौरान भी हो रही थी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बीजेपी के नेता के हवाले से कहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के निराशाजनक प्रदर्शन से हैरान परेशान हैं और वो सीएम की कुर्सी फिर से नहीं संभालना चाहते। रिपोर्ट में कहा गया कि नीतीश इस बात से काफी परेशान है कि चिराग पासवान की एलजेपी ने जेडीयू के कम से कम 25 से 30 उम्मीदवारों की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मना रही है। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना क्यों मजबूर होना पड़ रहा है और वो उसके अंदर से जबकि आवाजें उठ रही हैं कि अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको महाराष्ट्र से मिल सकता है। बीजेपी को डर है कि कहीं नीतीश कुमार उसी तरह तेजस्वी से न मिल जाए जैसे शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बना ली थी। शिवसेना ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है। शिवसेना ने कहा है कि अगर कम सीटों के बाद भी नीतीश को सीएम बनाया जाता है तो उनको इसका श्रेय शिवसेना को देना चाहिए। तो बीजेपी के अंदर निश्चित रूप से ये डर है, उसकी मजबूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाए, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी का मतलब है जेडीयू का उनके साथ न होना और उस सूरत में वो कभी भी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि वो बहुमत से 48 सीट दूर है। केवल ठीक है कि उसने इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, उसकी इस सीटों में 21 सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी बहुत बहुत दूर है। तो बीजेपी जो ये प्रचार कर रही है कि उसने महान सफलता अर्जित की है, ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है और वो उसकी जीत जो है वो बहुत शानदार रही है, तो उसमें एक संदेह की बात है कि वो जीत आखिरकार सबसे बड़ी पार्टी भी वो नहीं बनी है और उसे मजबूर होना पड़ रहा है, वो निर्भर है जेडीयू पर, क्योंकि बिना जेडीयू के वो सरकार नहीं बना सकती। बल्कि केवल जेडीयू ही नहीं, वो हम और वीआईपी पर भी निर्भर है, क्योंकि उनके पास भी 4 कुल 8 सीटें हैं और वो अगर 8 सीटें साथ ना हो तो भी सरकार नहीं बनती है। तो एक मजबूरी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक मजबूरी की सरकार बीजेपी को झेलना है। उसे किसी तरह से इस सरकार को बनाए रखना है ताकि वो सत्ता में बने रहे और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए वो तैयार है, उन्हें मना रही है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से इस मान मनोबल से एक सौदेबाजी भी जरूर कर रहे होंगे। वो बहुत घाघ राजनीति है, कहा जाता है कि उनके पेट में दांत हैं और निश्चित रूप से वो चाह रहे होंगे कि बीजेपी को इस कदर मजबूर किया जाए कि आगे चलकर भी वो उनको परेशान न करे। वो मुख्यमंत्री तो बनेगी ही, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं सकते। उन्हें कुर्सी कुमार कहा जाता है इसीलिए कि वो कुर्सी के लिए इधर या उधर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अभी अगर कुर्सी उन्होंने फौरन हासिल कर ली या ले ली और स्वीकार कर लिया तो जाहिर है कि बीजेपी प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी भी इसको भली भांति समझ रही होगी। वो भी जानती है कि जिस दिन भी वो नीतीश कुमार को नाराज करेगी उस दिन उसकी सरकार ढह जाएगी। अगली खबर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत में इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। आर्थिक मंदी से उबरने की आस लगाए बैठी भारत की अर्थव्यवस्था के जुलाई-सितंबर महीने में भी सिकुड़ने के आसार हैं। आरबीआई का ताजा अनुमान है कि इस तिमाही में जीडीपी में 8.6% की सिकुड़न आएगी। इससे पहले अगस्त महीने में आई एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही अप्रैल जून में अर्थव्यवस्था 23
9% सिकुड़ गई थी। उधर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार के नए अवसरों के सृजन को लेकर ऐलान किए। केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों और कंपनियों पर इस योजना के तहत फोकस किया है जिन्हें कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी है। स्कीम के तहत ऐसी कंपनियों को सरकार की घोषणाओं का लाभ मिलेगा जो उन कर्मचारियों को नौकरी देंगी जिन्होंने 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के दौरान अपना रोजगार गंवाया हो। इसके अलावा ऐसे नए कर्मचारियों को भी नौकरी देने पर लाभ मिलेगा जो ईपीएफओ में पंजीकृत हुए हों। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 50 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों को कम से कम 2 लोगों को रोजगार देने होंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को 5 या इससे ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार की बात कही है। अब वित्त मंत्री के दावे एक तरफ हैं और रिजर्व बैंक का दावा उसका खंडन कर रहा है कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में चली गई। तकनीकी तौर पर मंदी की शिकार वो हो गई है। अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरे क्वार्टर में, दूसरी तिमाही में गिरावट आई है और मतलब निगेटिव ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरे संकट में फंसी हुई है। अब जिस तरह के ऐलान माननीय वित्त मंत्री कर रही हैं उनके किसी तरह के फायदे होने की गुंजाइश कम है, क्योंकि जिन कंपनियों से वो उम्मीद कर रही हैं कि वो नौकरी देंगी वो कंपनियां ही संकट में फंसी हुई हैं। अर्थव्यवस्था का संकट कंपनियां सबसे ज्यादा झेल रही हैं। वो तो रिट्रेंच करने के और भी कम अपना बोझ घटाने की कोशिशें कर रही हैं, ज्यादा कर्मचारियों को निकाल रही हैं। ऐसे में हायरिंग का, उनको वापस लेने का तो सवाल कम ही उठता है। तो जो निर्मला सीतारमण इस सरकार की घोषणाएं एक के बाद एक हो रही हैं, उनके जमीनी स्तर पर कितना वो कारगर साबित हो रही हैं, इस पर अभी कोई हमारे पास ठोस आंकड़े तो नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो तमाम नाकाम हो रही हैं। उनका किसी तरह से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है। न ही ऐसी खबरें आई हैं कि रोजगार जनरेशन में, रोजगार की सृजन में कोई बढ़ावा हुआ हो, कोई बढ़ोतरी हुई हो। तो जाहिर है कि वित्त मंत्री को उससे आगे जाकर सोचना पड़ेगा, किसी बड़े योजना के बारे में सोचना पड़ेगा। ये छिटपुट योजनाएं असर नहीं कर रही। वो 2-3 बार इस तरह की घोषणाएं कर चुकी हैं मार्च से लेकर अभी तक, लेकिन अर्थव्यवस्था में किसी बड़े परिवर्तन, सुधार के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। वो तमाम दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की जो समझाइश है, जो नसीहतें हैं, उनको अनदेखा करते हुए अपने ढंग से चीजों को लागू करने की कोशिश कर रही हैं और जाहिर है कि वो फलदायी साबित नहीं हो रही हैं। अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। अब वे 26-27 नवंबर को दिल्ली आकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोरोना संकट के कारण उनको इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने बीते 1.5 महीने से पंजाब में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें नहीं भेजी हैं। इस वजह से राज्य में कोयला नहीं पहुंच रहा है और पावर प्लांट पूरी तरह से बंद हो गए हैं। लोगों का कहना है कि किसानों के प्रदर्शन से बौखलाई मोदी सरकार पंजाब से बदला ले रही है। हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी बैठी है कि किसान रेलवे ट्रैक खाली करें, तभी वो मालगाड़ियों को पंजाब जाने की इजाजत देगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कई बार कह चुके हैं कि मालगाड़ियां जिस ट्रैक से जाएंगी वहां उनकी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी, लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल इसके लिए तैयार नहीं है। 25 सितंबर से पंजाब में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें नहीं जा रही हैं। कोयला न पहुंचने का कारण राज्यों में घंटों तक पावर कट हो रहे हैं और अनाज सब्जियों की कमी हो गई है। मालगाड़ियों के न आने से व्यापारियों तक भी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये केंद्र सरकार की जिद इसमें साफ देखी जा रही है। वो किसानों से और पंजाब सरकार दोनों से बदला लेने की कोशिश कर रही है, उनको दंडित करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक संघीय ढांचे के हिसाब से बिल्कुल कहना चाहिए कि अनपेक्षित है, अवांछित है और ये एक नाजायज काम है जो केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे मौके पर केंद्र सरकार का रवैया सकारात्मक होना चाहिए। अगर पंजाब सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि वो रेलवे ट्रैक पर
पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी, तो उस पर भरोसा करके उसे प्रायोगिक तौर पर कुछ ट्रेनें चलाकर देख लेना चाहिए कि हश्र क्या होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो बात समझ में आती है कि केंद्र सरकार अगर अड़ी हुई है तो उसकी कोई वास्तविक वजह भी है। लेकिन दरअसल केंद्र सरकार नाराज है, खफा है, एक तो किसानों के आंदोलनों से, क्योंकि उनके तीनों बिलों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, और पंजाब की सरकार ने भी उन 3 बिलों को नाकारा करने के लिए नए कानून बनाने की पहल कर चुकी है, बल्कि बाकायदा विधानसभा से वो पारित हो चुके हैं और राज्यपाल के पास हैं। तो केंद्र सरकार ये पंजाब को दंडित करके पूरे देश को ये संदेश दे रही कि अगर कहीं कोई आंदोलन करेगा तो वो आंदोलन को किस तरह से कुचलेगी, किस तरह से दबा सकती है, किसी भी राज्य में ट्रेनों का आवागमन रोक सकती है, दूसरे तरह के दंडात्मक उपाय कर सकती है जो कि एक तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। क्योंकि प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये हर आदमी का एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उससे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है। अब जबकि पंजाब सरकार का रवैया दूसरे तरह का है, सुरक्षा देने के मामले में वो सहयोग करने को तैयार है, इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार अड़ी हुई है तो समझा जा सकता है कि विपक्षी दल की सरकार जहां होगी तो वहां केंद्र सरकार का रवैया किस तरह का होगा। सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में कल को किसान इसी तरह का कोई आंदोलन करें तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रेनों का आवागमन रोकेगी? हरगिज नहीं रोकेगी, बल्कि वो उत्तर प्रदेश सरकार का हर तरह से सहयोग करेगी, समर्थन करेगी और यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो ऐसी कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि पंजाब में विपक्षी दल की सरकार है तो वहाँ लोगों को उसके खिलाफ भड़काना, ये इस तरह के उपायों के जरिए लोगों में असंतोष पैदा करना, ये एक केंद्र की सोची समझी चाल है जो कि निश्चित रूप से ये एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ही दुखदाई चीज है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तारी के 8 दिन बाद जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर काफी कुछ कहा था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना अदालत का काम है, लेकिन उसका ये रुख ऐसे ही दूसरे मामलों में देखने में नहीं आ रहा है, इसलिए सवाल दर सवाल उठते जा रहे हैं। अगर अर्णब की बात को छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो कि अब तक दोषी करार नहीं दिए गए हैं, लेकिन उन्हें जेल में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों में 41 वर्षीय पत्रकार सिद्दीक अप्पन हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। वो लगभग 40 दिनों से हिरासत में है। जर्नलिस्ट यूनियन ने उनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की याचिका भी दाखिल की हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उन्हें सही कोर्ट में जाना चाहिए, यानी अर्णब गोस्वामी अगर सुप्रीम कोर्ट में आए तो सही है, लेकिन कोई दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उन्हें यह समझाइश दी जाती है कि वो सही कोर्ट में जाएं। कश्मीर के पत्रकार आसिफ सुल्तान पर आतंकियों का सहयोग करने का आरोप है। हालांकि उनके परिवार और सहयोगियों ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया है। वो पिछले 808 दिनों से हिरासत में हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। पत्रकार के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो दोषी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन महीनों से जेल में बंद हैं। वकील सुधा भारद्वाज जो 58 वर्ष की हैं, UPA के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लगभग 2.5 साल से वो कैद में हैं। 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था आप रेगुलर बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती। अब ये रेगुलर बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती, ये जो सुझाव है उन्होंने अर्णब गोस्वामी को नहीं दिया कि वो रेगुलर बेल के लिए रेगुलर तरीके से क्यों नहीं जाते। हाई कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप सेशन कोर्ट में जाइए, वहां से बेल लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अर्णब गोस्वामी ने हाई कोर्ट की बात न मानते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और उनकी फौरन सुनवाई हुई और फौरन उन्हें जमानत भी दे दी गई। इसी तरह से देखिए, कवि वरवरा राव को भी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह 79 साल के हैं और बीमार भी हैं। 83 साल के ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट भी UAPA के तहत जेल में बंद किए रखे गए हैं। उन्हें पार्किंसन की बीमारी भी है। वो उसी जेल में हैं जहां से अर्णब गोस्वामी को रिहा किया गया है। बता दें कि अर्णब की सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे।
दुष्यंत दवे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्नब के मामले जब भी आते हैं वो तुरंत सूचीबद्ध हो जाते हैं और बहुत सारे ज़रूरी मामलों को 15 दिन, महीने भर, 2 महीने बाद तक टाला जाता रहता है। तो अर्नब गोस्वामी क्या सुप्रीम कोर्ट के, क्या हमारी न्यायपालिका के वीआईपी हैं, क्या वीवीआईपी हैं, जो उनको खास तरह की तवज्जो मिलती है, खास तरह से उनका स्वागत किया जाता है, उनके लिए कानून के दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं और उनको जमानत भी और राहत भी मिल जाती है। तो इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, और जो पिछले 4-5 साल से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव या प्रभाव में है, उसके फैसले उससे तय हो रहे हैं, जो मामले हैं उनकी लिस्टिंग भी उसी के हिसाब से हो रही है, बेंच का निर्धारण भी उसी हिसाब से हो रहा है। तो ये एक और मामला सामने आया है और इससे जाहिर होता है कि हमारी न्यायपालिका पर विश्वसनीयता का कितना बड़ा संकट गहरा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का सुनिए सच, आज की खास खबरों का विस्तार से विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने satyhindi.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।